गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोग फिजिक्स में वेक्टर्स में हमने पढ़ा था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि अगर किसी वेक्टर को हम लोग मैथमेटिकली दिखाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का और जेड डायरेक्शन का। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड का यूनिट वेक्टर के कैप। नेगेटिव डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप है ना, माइनस जे कैप और माइनस के कैप। और आई जे के को यूज करके हम लोग क्या बता देते थे, उसके किसी भी वेक्टर्स को हम लोग मैथमेटिकली लिखते थे। ठीक, तो अब जैसे कि अगर किसी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि मान लिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 2k कैप, ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वेक्टर है ना, इसका पॉजिटिव एक्स की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है वो 2 का कंपोनेंट है। और ये क्या है, अभी देखिए वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों के फॉर्म में है। तो मतलब कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसे स्पेस में होगा, है ना, मतलब कि कुछ ऐसा, ये एक्स, ये वाई और मान लिया ये जेड, और वेक्टर ऐसे स्पेस में है। तो जब ऐसे वेक्टर स्पेस में रहेगा तभी ना तीनों में कंपोनेंट आएगा। अगर वेक्टर किसी एक प्लेन में है तो उसका केवल 2 ही डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। अगर वेक्टर इस तरीके से स्पेस में है, 3 डायमेंशन में है, तो ही तीनों में कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे वेक्टर का एक्स, आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों में कंपोनेंट है। मतलब कि वेक्टर क्या है, स्पेस में है, 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन, जैसे कि रूम ले लिया तो 3 डायमेंशन हो गया, रूम का फर्श लिया ओनली तो ये 2 डायमेंशन हुआ, कोई एक दीवार ले लिया तो 2 डायमेंशन हुआ, लेकिन ये पूरा रूम हॉल ले लिए तो ये 3 डायमेंशन हो गया। तो जब तीनों कंपोनेंट है तो इसका मतलब वेक्टर क्या है, 3 डायमेंशन वेक्टर, यहाँ पे तीनों में कंपोनेंट है। और अगर केवल 2 कंपोनेंट है तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी कि किसी एक प्लेन में होगा। फिर और तीनों कंपोनेंट है तो यानी कि ऐसे 3D में होगा वेक्टर। तो ये अपने पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो वेक्टर है ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी कि 3D में है ये वेक्टर, इसी वजह से तीनों में कंपोनेंट है। और एक्स में इसका कितना कंपोनेंट है, 2 का, वाई में कितना कंपोनेंट है, 3 का, और जेड में कितना कंपोनेंट है, -2 का। ऐसा नहीं है, जेड में कंपोनेंट है -2 का, ये बात नहीं है। बात क्या है यहाँ पे कि माइनस जेड की तरफ कंपोनेंट है 2 का। इसका मतलब ये हुआ कि 2i प्लस 3j प्लस 2 माइनस के, इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव जेड में 2 का कंपोनेंट है और y में 3 का, x में 2 का कंपोनेंट है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ओके, तो अगर कोई भी वेक्टर तुमको इस तरीके से कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इस फॉर्म में दिया हुआ मतलब कि इसका कंपोनेंट्स का फॉर्म में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। अगर ऐसे लिख दिया, लिख लेते हैं, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई बी जे सी के, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, ये कितना है, ए के बराबर है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन क्या, y डायरेक्शन, ये कितना है, b के बराबर। एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन j डायरेक्शन कितना है, c के बराबर। इसका मतलब ये होता है। तो आई जे के कैप में लिखा हुआ मतलब इसके कंपोनेंट्स में लिखा हुआ, यानी कि इसको रिजॉल्व करके लिखा हुआ है। आई जे के टर्म में लिखा हुआ यानी कि इसको रिजॉल्व करके लिखा हुआ। और जनरली हम लोग किधर रिजॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ रिजॉल्व करते हैं। और कोऑर्डिनेट एक्सिस किधर लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसको लेकर के चल रहे हैं। कोई आदमी ऐसे है तो हो सके अपने लिए वो इधर x मान ले, इधर y मान ले, इधर z मान ले। कोई इस तरीके से काम कर रहा है तो उसके लिए अपने x इधर मान ले, इधर y मान ले और इधर z मान ले। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम x y z किधर मान करके चल रहे हैं। और एक बार जो हमने मान लिया डायरेक्शन x y z का, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि कोई x इधर माने, y इधर माने, z इधर माने, फिर बीच में अचानक से x इधर मानने लगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक बार जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स ले लिया, उसी के अकॉर्डिंग अब हमें स्टिक रहना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते चला जाना है। ठीक, तो जनरली हम लोग इस तरीके से ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे और रिजॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उस वेक्टर का कंपोनेंट्स दे रखा है, यानी कि उसका x में, y में, z में जो हमने एज्यूम किया है उधर कितना कंपोनेंट आएगा। ठीक, ओके। तो इसमें अगर वेक्टर का हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना होता है, कि अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालते हैं तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है
सपोज करो कि हम लोग कैसे लिखते हैं, मॉड लगा देते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास वेक्टर कोई ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड ये कितना आ जाएगा वेक्टर ए का ऐसे, यानी वेक्टर ए पे मॉड लगा दिया। इसी को हम लोग शॉर्टकट में अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे बात आ गया कि सपोज कीजिए कोई वेक्टर ए है, ए आई बी जे सी के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो जब कभी भी वेक्टर इस तरीके से कंपोनेंट में लिखा रहे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे लिख दिया एफ इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके, अंडर रूट, यानी दिस इज इक्वल टू 25 अंडर रूट, यानी दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है। अगर सपोज करो कि कोई फोर्स है ऐसे 3i माइनस 4j, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ही लेंगे, प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमने 3 लिया 4 लिया, -4 क्यों नहीं लिया। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 3i प्लस 4 माइनस j है, यानी कि माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि y के नेगेटिव डायरेक्शन में 4 का है, यानी एक तरफ फोर्स 3 लग रहा है एक तरफ फोर्स 4 लग रहा है। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन बस डायरेक्शन शो कर रहा है, ये वैल्यू नहीं शो कर रहा है। वेक्टर में जब ऐसे माइनस लग करके आ जाए कोई, अगर वेक्टर में कोई चीज माइनस लग करके आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि हम जिस डायरेक्शन को प्लस लेकर के चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे जरा देखिए, मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू -2 और ऐसे कोई लिख दिया वेक्टर इज इक्वल टू -2i, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y का वैल्यू ही माइनस में है, y का वैल्यू ही -2 है, और इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 2 है लेकिन निगेटिव x डायरेक्शन में है। तो वेक्टर में जब माइनस लग करके आता है तो उसका वैल्यू माइनस में नहीं होता है, वेक्टर में जब माइनस लग करके आता है तो वो बस डायरेक्शन बताता है कि भाई हम इधर प्लस लिए थे तो उधर ना होकर के पीछे डायरेक्शन में है क्योंकि माइनस में आया हुआ है, समझ में आया। लेकिन जब स्केलर में माइनस लग करके आता है तो वो उसका वैल्यू ही माइनस में बताता है, ये इतना फर्क है। तो अगर सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे चल रहे थे कि ये f इज इक्वल टू 3i माइनस 4j है, तो इस f का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस f का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 3i प्लस 4 माइनस j, है ना। तो यानी कि फोर्स का एक कंपोनेंट है 3, एक कंपोनेंट है 4, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का स्क्वायर करके हम लोग स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। यानी कि ऐसे फोर्स रहे या ऐसे फोर्स रहे दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 ही है। अगर सपोज करो कि ऐसा रहा कि मान लिया हमने बोल दिया f इज इक्वल टू -3i माइनस 4j, तो भैया f का मैग्नीट्यूड बताइए कितना लिखेंगे, f का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक, माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये ऐसे 3 माइनस i है ना प्लस 4 माइनस j, तो ये माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है, वैल्यू कितना है 3 और 4 का, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये भी फिर घूम फिर के 5 आ जाएगा। अगर यही फोर्स रहता कि फोर्स इज इक्वल टू -3i प्लस 4j, तो भी कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड आता, ये भी आता 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, ये भी कितना आता 5 का आ जाता है ऐसे। तो यानी कि अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने फोर्स लिख दिया 2i माइनस 3j माइनस 2k, तो हम लोग यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा लिखेंगे, 2 स्क्वायर इस तरीके से 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मतलब माइनस भी है तो हम लोग को प्लस में ही लिखना है सब, यानी कि दिस इज इक्वल टू 494, ओके, दिस इज 448 एंड 9 17, यानी कि √17 इसका वैल्यू आ जाएगा। प्लस में रहे या माइनस में हम लोग ऐसे ही लिख करके चलेंगे, ठीक। तो अब बात ये होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि हमने ये जो मैग्नीट्यूड लिखा ये मैग्नीट्यूड ऐसे कैसे आ गया, तो हम लोग इस चीज का भी प्रूफ देख लेते हैं, ठीक। बिल्कुल आसान प्रूफ है, जो रिजॉल्व करते थे उसी का जस्ट अपोजिट है इसका। तो देखिए इसका प्रूफ देख लिया जाए। सपोज करो कि हमने ऐसे लिख दिया f इज इक्वल टू
या कोई वेक्टर लिख देते हैं, मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया कि एक ऐसा वेक्टर जिसका x में कंपोनेंट a के बराबर है और y में कंपोनेंट किसके बराबर है, b के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक x में है एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, तो ये वाला जो वेक्टर हुआ यही ना वेक्टर हुआ a इज इक्वल टू ए आई प्लस कितना bj, यही ना वेक्टर, शुरू के टेल से लास्ट का हेड, तो यही वेक्टर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x में a का y में b का, x में a y में b, ऐसे लिख दिया। तो अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वही है a इज इक्वल टू ए आई प्लस bj, यानी कि दिस वेक्टर और दिस वेक्टर का रिजल्टेंट, r वेक्टर हमने कितना लिखा था a प्लस b, तो इसका मतलब कि r इज इक्वल टू a और b का रिजल्टेंट, तो a इज इक्वल टू ए आई प्लस bj, मतलब कि x में a y में b, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही वेक्टर क्या है, a है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, एक के टेल पे दूसरे का हेड रख दिया, पैरेलल शिफ्ट करके, ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके रख दिया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसका वैल्यू आया a, ये a है ये b है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कैसा लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देयरफॉर a कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अगर ये ऐसा रहता तो कि वेक्टर a इज इक्वल टू ए आई माइनस बी जे, तो इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड बताते तो कैसा होता, x में a का और ये माइनस बी जे, मतलब कि ए आई प्लस बी माइनस जे, माइनस वाई में b का, यानी कि ऐसे b का। तो जब हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, a इधर b इधर, ये वैल्यू, तो वैल्यू तो फिर किसके बराबर आता, वैल्यू तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर ही आएगा ना। तो ये मैग्नीट्यूड होता है, ओनली वैल्यू बताता है उसका कितना वैल्यू है, ये डायरेक्शन नहीं बताता, ओनली वैल्यू बताता है। तो इधर इधर करके भी ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल ए लिया ये ट्रायंगल बी लिया, तो इसका जो लेंथ आएगा उसके बराबर ही ना आ जाएगा लेंथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट। तो प्लस रहे माइनस रहे, दोनों माइनस में रहे दोनों प्लस में रहे, वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। और ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या बताता है, ये पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड बता रहे हैं यानी कि उसका वैल्यू बता रहे हैं, यानी कि वेक्टर का लेंथ बता रहे हैं, तो लेंथ हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा ना, कभी भी लेंथ माइनस में आ सकता है क्या। वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ बता रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और ये मॉडुलस हमेशा क्या बताता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये तो 2 का हो गया, 3 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग, है ना। 3 डायमेंशन में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। तो 3 डायमेंशन में कैसे आ जाएगा, जरा हम इस चीज को देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से कोई वेक्टर है, a इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब यहाँ पे हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिख दिया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, हमने ये मैग्नीट्यूड लिख दिया था। तो अभी हम लोग इसका क्या करते हैं, ऐसा प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ किया जाए, तो इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा आपको 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। तो 3 डायमेंशनल हम लोग ऐसे सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक। सपोज दैट x में कितना a, मान लिया x में a के बराबर, y में कितना b, सपोज करो हमने y में ले लिया ये b के बराबर, और z में कितना c, सपोज करो हमने z में कितना ले लिया ये c के बराबर ले लिया। ये a b c हमने ऐसे 3 वेक्टर ले लिया। पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, ए आई बी जे सी के, यानी ये 3 वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू ए आई बी जे सी के, मतलब ए क्या है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड है। तो जब हम लोग वेक्टर निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, ए इक्वल टू ए आई बी जे सी के,
मतलब कि ये जो वेक्टर ए है इन तीनों का रिजल्टेंट है और उसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब हम लोग वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते चले जाते हैं, तो वही चीज करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा क्यूबॉइड बना लिया, एक वेक्टर ए, ये एक वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमने एक क्यूबॉइड बना लिया इमेजिनरी, कि ये ए है तो ये भी ए के बराबर, ये बी है तो ये भी बी के बराबर, ये सी है तो ये भी सी के बराबर, ऐसा क्यूबॉइड बना लिया जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट ए बी सी के बराबर दे दिया, चलेगा। अब बोला गया कि इस वेक्टर को बताइए ए आई बी जे सी के, तो ए आई बी जे सी के कैसे बताएंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ए को फिक्स रहने देते हैं, बी को पैरेलली शिफ्ट करेंगे। आप ऐसे समझो कि ये फर्श है, इधर एक्स है, इधर वाई है और इधर जेड है, इधर ए है, इधर बी है और ऊपर क्या है, सी है। अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, ए है, बी है, ठीक है, और ऊपर क्या है, सी है, समझ आया, ए बी सी। हम क्या करते हैं, बी को पैरेलली शिफ्ट करके ए पे रखा, बी को पैरेलली शिफ्ट करके ए पे रखा, फिर और सी को पैरेलली शिफ्ट कर यहाँ पे रखा, तो ऐसे 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 बना, तो ये वाला रिजल्टेंट होगा ना, ये वाला रिजल्टेंट, सेम बात है। तो हम बी को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे रखें, तो इस तरीके से ये बी वेक्टर आ जाएगा और ये सी वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करके हम लोग इसके टेबल पे, तो ये सी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, चलेगा। तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, यही वेक्टर हो जाएगा ए के बराबर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये ए के बराबर आएगा। 3 डायमेंशन में है, जरा इमेजिन करो, ठीक। तो ये 3 डायमेंशन में कौन सा है यार, ये ए बी सी, हमने 3 वेक्टर एडजेसेंट ले लिया, ए बी सी, बी को हमने यहाँ पे रखा, सी को हमने यहाँ पे रखा, तो ये वाला रिजल्टेंट आ गया। मतलब कौन सा रिजल्टेंट आ रहा है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर कि मतलब अगर सपोज करो कि तुम ऐसे कोई इमेजिनरी क्यूबॉइड में खड़े हो, इमेजिनरी क्यूबॉइड में खड़े हो, तो इस कॉर्नर के जस्ट अपोजिट में जो उधर हाइट वाला कॉर्नर आएगा वही वाला वेक्टर बन रहा है। जैसे कि ए है, बी है और ये सी है, तो हमने बी को यहाँ पे रखा, यहाँ पे आ गया बी का हेड, अब सी को यहाँ पे किया तो ये हेड आ गया यहाँ पे, मतलब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, मतलब कि इस इमेजिनरी का इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक जो आएगा वही इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमने इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको सी लिखा। इमेजिन करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये वाला वेक्टर है जिसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, ए बी सी, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब जरा देखो, तुम उस कॉर्नर से अपने आप को ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, यहां से यहां पे ऐसे इमेजिन करो, तो ये वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको, तो हमको इसी का मैग्नीट्यूड बताना है ना। तो ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, और हमको बस ये वाला निकालना है। तो जरा देखिए, तो ये कौन सा, ये वाला किसके बराबर आएगा, ये ए है, बी है, तो ये ए बी और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कहने का मतलब कि हमने ए को ऐसे रखा, बी को ऐसे रखा, सी को ऐसे रखा, हम जरा इसको मिला देते हैं। तो जब हम लोग इसको मिला देंगे तो ये जो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कुछ इस टाइप में, है कि नहीं, कुछ इस टाइप में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कुछ ऐसे इस टाइप में, जिसका वैल्यू हो जाएगा ए, इसका वैल्यू हो जाएगा सी, और अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू कैसे आएगा, जरा देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल प्लेन में देखो, ऐसे ए और बी, ये ए और ये बी, तो ये वाला वैल्यू कैसा आएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, इधर ए है, इधर बी है कि नहीं, ये ए और ये बी, मतलब कि इसका वैल्यू कुछ ऐसा रहेगा, ये ए और ये बी, तो यहां से इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, चलेगा। मतलब कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट। तो अब ए का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, यहां से ए इक्वल टू कितना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि इतना क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो यही चीज मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में बोला था। तो ये ट्रायंगल के ही हिसाब से आ जाता है, ये ए, ये बी, ये सी,
ए हमने इधर लिया, बी इधर लिया, सी इधर लिया, तो बी को शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए, ओके, बी को शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए और सी को यहाँ पे किए, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल आ गया। हमको इस ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों जैसे ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, तो ये ए है, बी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना है, सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो उस हिसाब से हम लोग को फिर घुमा फिरा के सेम वैल्यू आता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग किसी भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिख देंगे, ओके। अगर कंपोनेंट दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कंपोनेंट्स का हम लोग क्या करते हैं, सीधा स्क्वायर करके डायरेक्टली हम लोग यहाँ से वैल्यू लिख देते हैं। आगे देखते हैं जरा इसको हम लोग। तो यहाँ पे वैल्यू का हम लोग को जरूरत पड़ता है, ठीक। तो यानी कि हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। अभी लास्ट टाइम पे मैंने आप लोग को बताया था यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर मैंने बताया था, और ये भी बताया था कि जो एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड, इसका यूनिट वेक्टर फिक्स होता है, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस आई माइनस जे माइनस के फॉर नेगेटिव डायरेक्शन। अगर हम लोग को किसी दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जब हम इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। व्हेन एनी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन वी गेट अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ओके, ये बात ध्यान में रखने का। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। अब जैसे कि देखो, सपोज करो कि मैंने कोई वेक्टर लिख दिया ऐसे, मान लो वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। बताना है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर नहीं है। हम लोग बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी दैट इज 1, यानी दैट इज 1, यानी कि जब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं। सपोज कीजिए कि हमने कोई एक वेक्टर लिया ए, दिस इज इक्वल टू 1/2i माइनस 1/2j, ओके, ऐसे लिखते हैं 1/√2i माइनस 1/√2j। बताइए ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर अंडर रूट, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इसका कितना 1/2, 1/2 1/2 1, यानी कितना आ गया 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो 1 आ गया, यानी ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर हमें बताना है कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर नहीं है, तो सीधा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो वो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक। अब किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको उस वेक्टर में क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए where a is given as 2i plus 3j minus 5k, है ना, कि हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, और ए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कैसा आ जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। जरा देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू 4 + 9 + 25, यानी दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 29 और 9 38, कितना √38। तो यानी कि देयरफॉर जो यूनिट वेक्टर आ गया वो कितना आ गया, 2i plus 3j minus 5k डिवाइडेड बाय √38, यानी कि दिस इज ए यूनिट वेक्टर। यानी हम लोग इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/√38i plus 3/√38j
-5/√38 के, यानी कि ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर किसका, ए के डायरेक्शन का। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा। हो गया अपने पास काम, ठीक। अभी एक दूसरा टाइप में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अभी इस तरीके से, राइट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेयर a इज इक्वल टू 3i + 4j। सपोज को ये हमने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, वी हैव टू राइट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मतलब कि हमें एक 10 न्यूटन का फोर्स लिखना है, किस डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में। तो हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था कि अगर तुमको किसी भी डायरेक्शन में कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब जैसे कि मान लो ऐसा रहता कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, तो कैसा लिखते हैं, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, मतलब कि 10 को तुमने एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स मिल गया। मतलब कि तुमको जिस डायरेक्शन में मैथमेटिकली दिखाना है वेक्टर को, मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स के लिए बोला तो एक्स का यूनिट वेक्टर आई था तो 10 को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई के लिए बोला तो 10 को हमने जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स वाई और जेड का ऑलरेडी यूनिट वेक्टर पता है, आई कैप जे कैप के कैप। बाकी इसके अलावा किसी डायरेक्शन में पूछा गया तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि राइट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में हम लोग को लिखना है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से। यानी यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि ए के डायरेक्शन में लिखना है और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए कैप आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ए कैप निकाल लेते हैं। ए कैप क्या होगा, जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो, यानी कि दैट इज इक्वल टू 3i + 4j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज 3² + 4² अंडर रूट, यानी कि 3i + 4j, ये कितना हो जाएगा, 3² 4², ये 9 और ये 16, दैट विल बी इक्वल टू 25, तो कितना बचेगा 5, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए कितना आ गया, 3i कैप + 4j कैप बाय 5। तो देयरफॉर जो अपना फोर्स आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू ए कैप, यानी कि दैट इज 10 इंटू कितना 3i + 4j अपॉन 5, यानी कि 2, यानी दैट इज 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3i + 4j, यानी कि दैट इज इक्वल टू कितना 6i प्लस कितना 8j। दिस इज द फोर्स, यानी कि दिस इज द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ए। अगर आपको नहीं है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा, आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा 6² 8² आया, 36 प्लस कितना 64, यानी कि दैट इज इक्वल टू √100, यानी कितना आया 10 आया, यानी कि ये फोर्स 10 न्यूटन का ही है, जिसमें एक्स में 6 का कंपोनेंट है और वाई में 8 का कंपोनेंट है, लेकिन टोटल इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ से आपका वेक्टर का रियल स्टार्ट होगा। रियल में अभी तक जो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे वो बस एक वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ रहे थे। अब इतना जब हम लोग पढ़ लेंगे तो अब वेक्टर में हम लोग रियल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो अब तक जो भी वेक्टर मैंने पढ़ाया है आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से रियल वेक्टर का एनालिसिस स्टार्ट होगा और उसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे।